3 ऐसी किताबें जो मैंने पढ़ी और मैं ये चाहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले आप उन किताबों को लीजिए और पढ़ डालिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सुदेश रफीक और आज मेरी तरफ से पेश खिदमत है एक वीडियो जर्नल जिसमें आई वुड बी रिकमेंडिंग सम बुक्स। अगर आप चाहते हैं कि बुक रिकमेंडेशंस की ये सीरीज जारी रहे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करिएगा। तो शुरू करते हैं पहली किताब से जो है फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून। फ्रैंक हर्बर्ट और उनकी किताब ड्यून के बारे में मुझे कई सालों से पता था, लेकिन मैंने इस किताब को पढ़ने की कोशिश नहीं की। 1965 की पब्लिश्ड ये किताब एक इंस्टेंट क्लासिक बन गई थी और साइंस फिक्शन जॉनरा में आज तक इसे ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में कंसिडर किया जाता है। मैंने फाइनली इस किताब को पढ़ने का फैसला तब किया जब मैंने सुना कि डैनी विल्नव, जो अर्थ पर सबसे क्रिएटिव और जीनियस लोगों में से एक है, वो इसी कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते हैं स्टारिंग टिमोथी शैलेमे, ऑस्कर आइजैक, रेबेका फर्गुसन एंड ज़ेंडेया। और इन सब का नाम सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया, तो मैंने सोचा कि फिल्म से पहले ही मैं किताब पढ़ लूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली फिल्म आई और फिर दूसरी फिल्म आई और इसी साल मैंने फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून पढ़ी। फ्रैंक हर्बर्ट एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना चाहते थे ऑन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स एफर्ट्स टू स्टेबलाइज शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। और इसी दौरान जब वो डेजर्ट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, तब वो इतने फैसिनेट हो गए थे इस चीज़ से कि उन्होंने सोचा कि इस डेजर्ट और रेगिस्तान की सेटिंग में ही वो एक कहानी क्रिएट करेंगे। एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्टोरी ऑफ ड्यून, जो इवेंचुअली सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरीज में से एक बनी, विच देन ऑनवर्ड्स इंस्पायर्ड स्टार वॉर्स ऑल्सो। फ्रैंक हर्बर्ट के ड्यून में आपको सब कुछ मिलेगा, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक्स, सब कुछ, साइकोलॉजी से लेकर एनवायरमेंटल साइंस तक आपको हर एक चीज मिलेगी। फ्रैंक अरबिक से, मिडिल ईस्टर्न कल्चर से और इस्लाम से बहुत इंस्पायर्ड थे, इसीलिए जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये इन्फ्लुएंस उनका दिख जाएगा। अब जो कहानी है वो मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा और पूरी मैंने पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि ड्यून की काफ़ी सारी किताबें हैं और मैंने अभी तक पहला पार्ट की पहली किताब ही पढ़ी है। तो अभी तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है पॉल एट्रेइडिस, उनकी कहानी स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली ये गैलेक्टिक लेवल की स्टोरी है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट हाउसेस हैं जो कि उन प्लैनेट्स को और सिविलाइजेशंस को कंट्रोल करती हैं। अभी पूरी कहानी पॉल एट्रेइडिस की होती है, जो ड्यूक लेटो एट्रेइडिस के बेटे होते हैं जिनको मारा गया है। अब पॉल एट्रेइडिस जो है वो एक प्रोफेसी से उनको पता चलता है कि वो कुछ लोगों के, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, उनके सेवियर हैं, उनके लीडर हैं, और इसी लीडरशिप के स्ट्रगल के दौरान ही ये सारी कहानी चल रही होती है। वहाँ पे स्पाइस का अलग कुछ चल रहा होता है, डिफरेंट हाउसेस के दरमियान पावर स्ट्रगल है, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा इस किताब के अंदर। फ्रैंक हर्बर्ट ने इस किताब को लिखने के लिए कई साल लिए थे, 6 के करीब साल लिए थे, और इन कई सालों के दौरान उन्होंने अपने इस नैरेटिव को इतना खूबसूरत और डिटेल्ड रखा कि आज इतने साल गुजरने के बाद भी साइंस फिक्शन में कुछ भी आ जाता है फिर भी वो इस लेवल का नहीं हो सकता। मुझे तो ये किताब बहुत पसंद आई और मैं एक्साइटेड हूँ कि कब मेरे एग्जाम्स जो अभी आ रहे हैं वो ख़त्म हो और मैं तसल्ली से बैठ के बाकी सारी किताबें फ्रैंक हर्बर्ट की पढ़ सकूँ। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आपको जब भी मौका मिलता है आप इस साइंस फिक्शन मास्टरपीस को बस पढ़ डालिए। Second book we're gonna talk about is Mary Shelley's Frankenstein। कई ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स होते हैं कि जिनके बारे में अगर हमें नहीं पता, हम उनके बारे में नहीं पढ़ते, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी जब भी उनका नाम लिया जाता है तो हमें मालूम होता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट जरूर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने डिटेक्टिव कॉमिक्स का एक भी शो नहीं पढ़ा, फिर भी अगर मैं उसे कहूँ सुपरमैन, तो वो समझ जाएगा कि सुपरमैन जैसा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स। मैं जहाँ से आता हूँ पंजगुर बलूचिस्तान से, वहाँ पे एनिमेशन का कल्चर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी वहाँ पर मैंने लोगों को टॉम एंड जेरी के रेफरेंसेस देते हुए सुना है, जबकि उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। उनको टॉम का पता है, जेरी का पता है, उनके एट्रीब्यूट्स का पता है, और वो हर अपनी डेली लैंग्वेज में इनके रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी बात डिलीवर करने के लिए, विच प्रूव्स द पॉइंट के ये कितने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। सिंड्रेला का कैरेक्टर हो गया। अब आम लोगों को नहीं पता कि शेक्सपियरियन रोमियो एंड जूलियट क्या है, लेकिन अगर मैं बोलूँ रोमियो एंड जूलियट तो किसी न किसी को पता ही होगा कि ये एक लव स्टोरी है और ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे किरदार हैं। जैसे शर्लॉक होम्स हो गए, ड्रैक्युला हो गया। और मैरी शेली को मुझे नहीं पता था कि फ्रैंकेनस्टाइन लिखने के दौरान थोड़ा सा भी लगा था कि कई साल गुजरने के बाद भी उनका एक किरदार इतना रेलेवेंट रहेगा ज़माने में। एक किरदार नहीं बल्कि इस किताब में फ्रैंकेनस्टाइन के सारे ही किरदार बहुत आइकॉनिक हैं। जब इस किताब को पब्लिश किया गया था तो उससे लेकर आज तक हमें कई सारे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। हमें
विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के कई सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स, एक आइकॉनिक स्टोरी और इतनी डेप्थ के साथ ये किताब अपने आप में एक ऐसा मकाम रखती है जहां तक पहुंचना कई राइटर्स के लिए एक ड्रीम होता है। मैरी शेली के दिमाग में कैसे इस किताब को लिखने का आइडिया आया था, वो जो कॉन्टेस्ट वाली स्टोरी है पीबी शेली वाली, तो उसके बारे में किसी और दिन किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। मुझे खुद गॉथिक फिक्शन पसंद नहीं उतना, मैं उतना पढ़ता नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं जो मुझे रेकमेंड करते रहते हैं किताबें, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं उतना। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन उन किताबों में से है, उन कहानियों में से है जिसको मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था। When I was 16 I read Frankenstein for the first time, और इतने साल गुजरने के बाद मैंने इसी साल फ्रैंकेनस्टाइन को दोबारा पढ़ा मैरी शेली के, और अब भी ये मेरे फेवरेट किताबों में से एक है। ये इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है। कहानी जो है वो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नामी एक साइंटिस्ट के ऊपर है जो खुदा की तरह जिंदगी बनाना चाहता है, कुछ जिंदा करना चाहता है। तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जमा करता है और एक एक्सपेरिमेंट करता है, और उसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक क्रिएचर तो बना देता है, लेकिन वो खुद ही अपने क्रिएचर से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उसे अबैंडन कर देता है, छोड़ देता है। वो जो क्रिएचर है वो बोलना सीखता है और पढ़ना सीखता है और दुनिया में फिट होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो हॉरिफाइंग दिखता है तो दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करती। आप जरा उस दौर के रेलेवेंस में इस आइडिया के ब्रिलियंस के बारे में सोचिए, और उस दौर के रेलेवेंस के हिसाब से मैरी शेली के प्रोग्रेसिव आइडियाज और मोटिव्स और थीम्स के बारे में सोचिए। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने साल पहले भी कोई इतना एडवांस सोच सकता था। शायद इसीलिए फ्रैंकेनस्टाइन ना सिर्फ गॉथिक फिक्शन की एक मास्टरपीस है, बल्कि साइंस फिक्शन में भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग मास्टरपीस और एक प्रोजेक्ट था। दिस इज अ जीनियस बुक दैट टॉक्स अबाउट द फॉल आउट ऑफ प्लेइंग गॉड। अगर आपने मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ी है और अगर आप पढ़ने का सोच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। जो तीसरी किताब है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो जापानीज लेजेंड हारुकी मुराकामी की किताब काफका ऑन द शोर है। मुराकामी एक ऐसे राइटर है जिनको मैंने कई सालों से खराब तरह इग्नोर किया है, और इसका एक छोटा सा रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। मुझे जापान से बहुत मोहब्बत है, जापानीज कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हर एक चीज़ से। एक वक्त में बैठकर पूरा बस इसकी ज्योग्राफी स्टडी किया करता था, कौन सी सिटी है, इसकी हिस्ट्री क्या है। जापानीज तारीख हो, फोकलोर हो, जापानीज म्यूजिक हो, मूवीज हो, आर्टिस्ट हो, हर एक जापान से एसोसिएटेड चीज़ से, शख्स से मुझे मोहब्बत है। इनफैक्ट अभी जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ओसामु दासाई की नो लॉन्गर ह्यूमन, वो भी जापानीज लिटरेचर की किताब है जो वीडियो शुरू करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले मैंने 2-3 पेजेस पढ़ ली थी। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा उसे पढ़ना। मैं दिन भर बैठकर मांगास पढ़ता हूँ, एनिमेज देखता हूँ, और मेरे स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट में आपको कई सारे जापानीज फेमस म्यूजिक मिल जाएंगे, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक मिल जाएंगे। और जब भी मैं स्टडी करता हूँ या मैं बैठा होता हूँ तो बैकग्राउंड में जापानीज म्यूजिक चल रहा होता है। मैं जापानीज हिस्ट्री पर भी स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही पता नहीं शौक चढ़ा हुआ है। एंड 1 साल पहले आई डिसाइडेड दैट आई वुड लर्न जापानीज लैंग्वेज, बट आई फेल्ड बैडली, लेकिन फिर भी आई गेस आई शुड हैव अनदर ट्राई। तो देखते हैं कैसा गुजरता है। अब इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी मुराकामी को मैं इसीलिए इग्नोर किया करता था कि जिन लोगों की ज़बान पर पहली बार मैंने मुराकामी का नाम सुना था वो लोग थे जिनकी चॉइस मुझे पसंद नहीं है। अगर वो कोई किताब पढ़ते हैं तो मैं वो किताब कभी नहीं पढ़ना चाहूँगा। अगर वो किसी फिल्म को सजेस्ट करते हैं मुझे तो वो मूवी मैं कभी नहीं देखूंगा। अगर वो कुछ मुझे कहते हैं कि करो तो मैं वो कभी नहीं करूँगा। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुराकामी भी, एना हियोंग की तरह मुराकामी भी आज के दौर के जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर लवर्स हैं उनकी तरह ही कोई राइटर होगा। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं मुराकामी को नहीं पढ़ूंगा, बट आई वॉज रॉन्ग, और मैं कुछ ज़्यादा ही गलत था इस बार। क्योंकि मुराकामी को पढ़ने के बाद, उनकी सिर्फ एक किताब मैंने पढ़ी है, उनकी कई सारी किताबें हैं, कई शॉर्ट स्टोरीज हैं। उनकी एक किताब पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुराकामी को मैं गैब्रिएल गार्सिया मार्केज और जोर्जे लुइस बोर्जेस जैसे राइटर्स के साथ रख सकता हूँ, क्योंकि मुराकामी भी मैजिकल रियलिज्म के एक मास्टर हैं। अब उनकी जो ये किताब है काफका ऑन द शोर, ये बेसिकली मॉडर्न लिटरेचर में मैं इसको एक अचीवमेंट समझता हूँ। मैजिकल रियलिज्म में, सरियलिज्म में, या फिर आइडेंटिटी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड फाइंडिंग ऑफ एन आइडेंटिटी वाले थीम्स की बिना पर मैं इसे एक मास्टरपीस कंसिडर करूँगा।
मुराकामी जैसे लिखते हैं उस स्टाइल पर मैं कई सारी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ चुका था और कई सारे राइटर्स पढ़ चुका हूँ। तो इसीलिए व्हाइल आई वाज रीडिंग दैट बुक आई वाज नॉट दैट अमेज्ड बाय व्हाट आई वाज डाइविंग इनटू। स्टिल मुराकामी अमेज्ड मी। मुझे हैरानगी हुई कि कैसे मैं ऐसे राइटर को इग्नोर कर सकता था। और इन दिस वीडियो आई एक्चुअली टॉक्ड अबाउट टू सच राइटर्स जो मैंने इग्नोर किए हैं, फ्रैंक हर्बर्ट और मुराकामी, और दोनों ही लेजेंड्स निकले फाइनली। अब मुझे लगता है कि मुझे कभी भी अपने ना सिक्स्थ सेंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब मुझे किताब का फैसला करना होगा कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। तो इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए और ये वाहिद किताब है जिसका मैं कोई प्लॉट रिवील नहीं कर रहा कि इसमें क्या है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आप जब पढ़ रहे हो इस किताब को तो अचानक से जब कुछ ऐसा हो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो आप हैरान हो और उस टाइम आप मुझे याद करो कि मैंने किताब आपको रेकमेंड की थी। बाकी मुराकामी की एक बहुत फेमस चीज़ ये भी है कि वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड थे। इसकी वजह यह है कि मुराकामी के बचपन को भी एक जापानी सिटी है वहाँ पर गुजरी और उस दौरान जब वो वहाँ पर पल रहे थे तो अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से वो वेस्टर्न कल्चर भी लाए थे अपने साथ। इस वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जहाँ एक तरफ जापानीज रूट्स उनके हमेशा उनके साथ रहे, दूसरी तरफ वो वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड रहे, जो कि उनके काम में भी हमें साफ तौर पर दिखता है। और मैंने फैसला तब किया था मुराकामी को पढ़ने का जब मैंने पढ़ा था कि मुराकामी को इंस्पिरेशन एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड और काफका जैसे राइटर्स से मिली थी और 2013 में आई थिंक उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की थी जो बाद में मैंने पढ़ी, जो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे मुराकामी के बारे में पढ़ना चाहिए। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम और भी बनाएं जिससे हम राइटर्स को डिस्कस करें, किताबों को डिस्कस करें और भी ज़्यादा ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात करें तो ज़रूर बताइए। एंड ऑल यू कैन डू टू सपोर्ट मी इज जस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु लव लिटरेचर और जो पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा या फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सुदेश रफीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।